हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कल ही इलेक्शंस के रिज़ल्ट आ गए हैं, लोकसभा के रिज़ल्ट्स आ गए हैं और जिसकी वजह से सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा ही जो बीजेपी सपोर्टर्स हैं वो कुछ ज़्यादा ही यूपी वालों को, अयोध्या वालों को बहुत ही ज़्यादा ही सुना रहे हैं कि ये इनके सगे नहीं हैं और तमाम तरीके के मीम्स आ रहे हैं। कोई इनफैक्ट रीज़न्स के बारे में बात नहीं करना चाहता है। जो एजुकेटेड है, जिनको पता है, जिनकी मांग है सरकार से, उनको रीज़न्स पता हैं। पर ये जो अनएजुकेटेड लोग हैं कि वो राम मंदिर के सगे नहीं हुए, वो राम भक्त नहीं हैं, वो पाकिस्तानी सपोर्टर्स हैं, वो वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ों के बारे में बातें हो रही हैं। क्योंकि इन सब का रीज़न एक ही है, क्योंकि हमारे यहाँ यूपी में से सबसे ज़्यादा सीट्स होती हैं, 80 सीट्स होती हैं, पर इस बार एनडीए को सिर्फ 35 सीट्स मिली है और वहीं पे इंडिया अलायंस को 44 सीट्स मिली हैं। तो 35 सीट्स जो कि बहुत ही कम है। मतलब मोदी को और भाजपा को इतना कंफर्म था कि हाँ, यूपी से तो इतने 80 में से हमें 60-70 सीट्स तो आने ही आने हैं। उनका बहुत ही कॉन्फिडेंस था इस चीज़ पे कि चलो हमें इतने सीट्स तो मिल ही जाएंगे। उन्होंने कैंपेनिंग भी की, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की। उन्होंने 1.5-2 साल से पहले ही उन्होंने ये प्लान कर लिया था कि उन्होंने जो वादा किया था, सबके बारे में हम लोग एक करके बात करेंगे। उन्होंने क्या प्लानिंग प्लॉटिंग करी थी कि हम किस तरीके से यूपी वालों को इस तरीके से ख़रीद लेंगे, और जो भी चीज़ें हैं उन्होंने सोचा था कि हमारी ये चीज़ वर्क करेगी, वो चीज़ वर्क करेगी। तो पहले हम लोग यूपी के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले हम ये जानेंगे कि आखिर चलो, बीजेपी सिर्फ यूपी से नहीं, बहुत सारे जगह से वो डिसअपॉइंट हुई है। राजस्थान से डिसअपॉइंट हुई है, कर्नाटका से डिसअपॉइंट हुई है, और भी जगहों से डिसअपॉइंट हुई है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे आखिर एनडीए इतना पीछे क्यों रह गई। ठीक है, एनडीए पीछे इतना ज़्यादा नहीं रही है कंपैरेटिवली, क्योंकि उनको तो चाहिए था 400 पार। बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस था उनको, था चलो 400 बोलेंगे, कम से कम 350 तक तो एटलीस्ट वोट आ ही जाएंगे हमारे पास। पर उनके पास 400 क्या, 350, 300 पार भी नहीं हो पाए। ठीक है, तो फिर सबसे पहले हम लोग रीजंस के बारे में जानना चाहेंगे कि आखिर क्या चीज़ें, क्या प्रॉब्लम्स रही हैं जिस वजह से ये हमने एकदम से ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला है। एक्चुअली जो लोग वोट देने गए हैं और जो नहीं भी गए हैं, सबको पता था कि हाँ, भाजपा आनी है, भाजपा ही आएगी। और किसी के लिए, सबके लिए एक ये शॉकिंग ही था जब उन्होंने देखा कि इंडिया को इतना ज़्यादा वोट मिले हैं, इंडिया अलायंस को इतने ज़्यादा वोट मिल रहे हैं। इतने ज़्यादा वोट उनको कैसे मिल गए, भाजपा पीछे कैसे रह गई, ये चीज़ एक शॉकिंग था। और वो भी अपने बड़े रीजन से, जहाँ पे उनको लगता है कि हाँ, योगी यहाँ के बहुत बड़े फेस हैं, यहाँ से वो पीछे कैसे रह गई। तो तमाम रीज़न्स हैं। सबसे पहले हम लोग पहले रीज़न पे आते हैं कि कम से कम 2 बार लगातार मोदी जीत रहे हैं। आप 10 साल रह चुके हो, आप 2014 से बने हुए हो, 10 साल हो चुके हैं। और हमारे यहाँ पे इंडिया जो एक डेवलपिंग नेशन है, उसका जो रियल इशू और जो प्रॉब्लम्स है, उसके बारे में आप कभी बात नहीं करते हैं। आपको कभी भी इस चीज़ पे फोकस करना ही नहीं होता है कि हमारे यहाँ की प्रॉब्लम्स, मेजर प्रॉब्लम्स क्या हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा क्यों है। कांग्रेस गई थी इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई थी, एलपीजी के दाम बढ़ने लगे थे उस टाइम पे। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना चाहिए, उस टाइम पे जब हमारा रियल इशू इन्फ्लेशन था, तो आज के टाइम में भी हमारा इन्फ्लेशन कुछ कम नहीं है। ठीक है, सबसे पहली हमारा जो रियल इशू है वो है अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि हर एक घर को चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, जो कभी भी आपने फोकस नहीं किया है। ना अनएम्प्लॉयमेंट पे फोकस किया है, ना आपने इन्फ्लेशन पे फोकस किया है, ना आपने यहाँ के कंपनीज़ को कैसे बढ़ावा दिया जाए जहाँ पे कंपनीज़ का सेटअप नहीं हुआ है। आपने आईटी सेक्टर को, आईटी सेक्टर तो आप बना रहे हो, पर जो एरियाज़ आईटी सेक्टर पे नहीं है, उस सेक्टर्स को आप डेवलप करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। आप सिर्फ बिज़नेस तरीके से आप वहाँ पे सबमिट मीटिंग्स करवा रहे हो और बिज़नेस तरीके से एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हो, कमर्शलाइजेशन कर रहे हो, कि आपको लगता है कि कमर्शलाइजेशन की वजह से वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट आप प्रोवाइड कर दोगे, पर ऐसा नहीं है। किसी को भी आज के डेट में वो कमर्शियल की तरफ तब जाता है जब वो हर जगह से थक जाता है, तब वो कमर्शलाइजेशन की तरफ स्विच करने जाता है।
कि उसके पास कुछ नहीं है तो चलो कुछ नहीं से बेटर है कि हाँ इसी फैक्ट्री में हम काम कर लें। तो आपने कभी भी रियल इश्यूज़ के बारे में बात नहीं की है कि हमारे यहाँ की जो वर्किंग पॉपुलेशन जो यूथ है वो इतनी अनएम्प्लॉयड क्यों है। ठीक है, एक हद तक हम समझ सकते हैं कि स्किल्ड नहीं है, वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं है, ये सारे रीज़न्स हो सकते हैं, पर अगर ज़्यादातर लोगों में यही अगर हमें कमियां दिख रही हैं तो हमें उस चीज़ को कैसे फुलफ़िल करना चाहिए, हमें उनके हिसाब के, उनके माइंडसेट के हिसाब से हमें उन्हें कौन सी जॉब प्रोवाइड करनी चाहिए। तो रियल इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स पे कोई फोकस ही नहीं रहा है। देखिए ऐसा होता है ना कि पिछले 5 साल में आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो उससे कोई मैटर नहीं करता है। आप आखिरी के 2 साल आप क्या करने लगते हो ना, जनता वो ज़रूर याद रखती है। अगर आपने इलेक्शन आने के पहले आपने बहुत कोशिश करी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने की, पर वो हो भी नहीं पाई, उस पर भी हम लोग आएंगे। पहला रीज़न तो यही हो गया, आपने रियल इश्यूज़ के बारे में बात ही नहीं किया। सेकंड इशू पे आता है कि सबसे बड़ा आपका इस बार का जो नारा था, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, यही आप सबको बोलते बोलते ये आपको उल्टा पड़ गया। क्योंकि क्योंकि आपकी ऑपोजिशन भी डर गई थी इस चीज़ से कि हाँ ये तो 400 लेके आएंगे, 400 बोल रहे हैं, 300 350 तो आ ही जाएगी। क्योंकि हमेशा यही हुआ है कि आपको चाहिए था 2/3 से ज़्यादा आपके पास आए वोटिंग, आपको सबसे ज़्यादा मिले, आप हर जगह से, क्योंकि आपका एक ये ट्रेंड रह चुका था, बीजेपी है और उसके ऑपोजिशन में कोई एग्जिस्ट नहीं करती है। आपने कांग्रेस को हर जगह नीचे दिखाया है और बाकी जो भी ऑपोजिशन पार्टी, चाहे आप हो गई हो, सपा हो गई हो, कोई सी भी होगी, आपने हर पार्टी को नीचा दिखाने की कोशिश की है। और आखिरी डेज़ में आपने जो कैंपेनिंग की भी है वो बहुत ही रॉन्ग कैंपेनिंग की है। आपने ऐसे ऐसे कमेंट्स पास किए हैं कि आपको अगर कोई वोट भी देना चाहे तो वो ये सोचता है कि इतना डेरोगेटरी कमेंट कोई एक नेता कैसे पास कर सकता है किसी पे। चाहे आपने वो मुजरा वाले लाइंस बोले या मंगलसूत्र छीन लेंगे या कांग्रेस पे कोई भी टाइप के कमेंट्स किए हो, ठीक है, लोगों को दिख रहा है वो कांग्रेस को भी नहीं पसंद करती है। ना मैं एक कांग्रेस सपोर्टर हूँ, ना मैं एक बीजेपी सपोर्टर हूँ, पर आप किसी के लिए इतना डेरोगेटरी कमेंट पास करोगे तो ऑब्वियसली लोग आपको तो अपने एक हेड की तरह कभी नहीं चूज़ करेंगे, जिसके मन में आपने हमेशा अपने स्पीच में दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश की है। कभी आपने इन बातों, सिर्फ आपने बस बड़ी बड़ी हाँ की अपने बारे में कि हमने ये प्रोवाइड कर दिया, हमने ये किया है, हमने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में ये किया है, सबके घर बिजली लाया है, बहुत फलाना ढिमकाना की आपने बातें करी हैं। बहुत ही गलत कैंपेनिंग करी है आपने, बहुत ही ज़्यादा गलत कैंपेनिंग की है, जो चीज़ आज के टाइम में कोई भी यूथ टॉलरेट नहीं करना चाहती है। कैंपेनिंग हो जो अच्छी हो, उनके बारे में बात हो। किसी को क्या मतलब है कि आप किसी के कास्ट के बारे में, किसी के रिलीजन के बारे में, कोई वो रिलीजन ये सब चीज़ें उसके घर तक पैसा नहीं प्रोवाइड कर रहा है। आज के टाइम में लोगों को क्या चाहिए कि हाँ उनके घर में कोई 2 बच्चे हैं उनके, वो दोनों लड़के उनके काम कर रहे हों और नौकरी ऐसी हो कि अच्छे पैसे आ रहे हों घर में, कि उनका घर चल रहा हो उसे, और उससे ज़्यादा किसी को कुछ भी नहीं चाहिए, उससे ज़्यादा कोई किसी को मतलब नहीं है। ठीक है, ये सब बातें होती हैं कि आज लोग कमेंट कर रहे हैं कि ठीक है हाँ ये हो गया, हिंदू ने ये कर दिया, मुस्लिम ने ये कर दिया, पर रियल इशू ये चीज़ नहीं है। ये चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि आपने जो कैंपेनिंग करी है, जो आपने चीज़ें करी हैं, इतना जो आपने यूपी में रैलियां करी हैं, कुछ भी इतनी आपने कोशिशें की, पर वो आपने कहीं पे भी उस जगह के प्रॉब्लम्स के इश्यूज़ के बारे में बात करते तो बात ही अलग होगी। क्योंकि आप इतने ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे कि हाँ चलो अमेठी में से तो जीत ही गई थी स्मृति ईरानी इस बार, और इस बार हराया भी किसने है? ऐसे व्यक्ति, राहुल गांधी तो वहाँ से खड़े भी नहीं हुए थे उस बार, तो इस बार वो आपके फेस थे भी नहीं। इस बार तो वो है जो एक टाइम पे राजीव गांधी के टाइम पे उधर के फेस थे, कभी बैक एंड में काम करते थे, उन्होंने वहाँ से, जो लोग जानते भी नहीं हैं उनको, बस उनको ये पता था कि हाँ इन्होंने हमारे यहाँ के लिए काम किया है, जो उन्होंने वाकई में काम किया तभी उनको वहाँ के लिए वोट मिले, और वो तो 1.5 लाख वोटों से पीछे रह गई हैं। तो अमेठी की बात हटाई दे। अगर हम रायबरेली का भी देखें साइड, तो रायबरेली में आप इतना ओवर कॉन्फिडेंस थे कि हाँ आपको पता था कि कुछ कुछ जगहों से तो हमें मिलना ही मिलना है, 70 से ऊपर हमें यूपी में आ ही जाएंगे। तो आपका ये जो ओवर कॉन्फिडेंस था कि ऑपोजिशन नहीं है,
और हम तो इतने वोट ले ही के आ जाएंगे, इतनी सीट हमारी पक्की है। ये सबसे बड़े आपके जो ड्रॉबैक्स थे। फिर नेक्स्ट हमारा जो रीज़न है वो है कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना। आपके कुछ बीजेपी के जो लीडर्स हैं वो बोलते हैं कि हम आ गए तो हम यहाँ पे ये चेंजेस ले आएंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे। फिर उसके बाद आप जब ये बड़ा स्टेटमेंट पास करते हो, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर देना, अगर हमारा 400 क्रॉस हो गया तो हम कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर देंगे, ये कर देंगे, आप इतना बड़ा कमेंट करते हो तो लोग भी डर जाएंगे कि अरे संविधान तो बदल दिया जाएगा, संविधान में बदला जाएगा तो इसमें आधी जनता रिज़र्वेशन की वजह से आज के डेट में चल रही है। आप रिज़र्वेशन कभी नहीं हटा सकते हो, ना आप हटाने का सोच सकते हो। वो बहुत ही इनइक्वालिटी होगी हमारे यहाँ पे। रिज़र्वेशन के वजह से ही इक्वालिटी मेंटेन्ड है, तो आप ये बहुत ही इनजस्टिस करोगे रिज़र्वेशन हटाने का। फिर आपने भले उस टाइम पे बोल दिया आपके लीडर्स ने कि हाँ हम रिज़र्वेशन हटा देंगे, उसके बाद जब उस चीज़ को अपोजिशन वाली पार्टी ने आपको पॉइंट आउट किया तो आपने फिर अपना बात वापस ले ली। अरे रिज़र्वेशन तो हम कभी हटा ही नहीं सकते, ये तो कभी हट ही नहीं सकता, हम कहाँ से हटा देंगे। फिर आप भले वो आपकी बातें इतनी वो नहीं करी गई हूँ, सुनी नहीं गई हूँ, पर आपका ये चीज़ ज़्यादा पॉपुलर हो गया था कि हाँ रिज़र्वेशन हटाने वाली बात कर दी गई है, हम इनके पक्ष में रहेंगे, हम उनके पक्ष में रहेंगे। जबकि लोगों को इस चीज़ से भी कोई, जो लोग डर गए कि हाँ ये अगर हमारा रिज़र्वेशन हटा देंगे तो हम क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे, तो उन लोग ने इस वजह से आपको वोट ना देके उन्होंने दूसरे तरफ वोट देना प्रेफर करना ज़्यादा बेटर समझा। नेक्स्ट जो है कि आप बीजेपी, जो हर एक प्राइम मिनिस्टर से ये एक्सपेक्ट करा जाता है कि आप कोई भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते हैं आप उस पर कुछ बोलिए, आप उस पर हमेशा शांत मत रहिए। आप मनमोहन सिंह को बोलते थे कि वो बहुत ही मौन रहते हैं, बिल्कुल मौन हैं, वो तो हमारे पीएम बोलते ही नहीं हैं, ये नहीं है, वो बहुत कमियां निकालती ही गई हैं। पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि साइलेंस आप कभी भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स पे नहीं रख सकते। कोई भी बड़ी बड़ी चीज़ें हुई, फार्म का एक्ट हो रहा है या मणिपुर का आग लग रही है, चाहे जो भी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे, आप किसी भी मुद्दे पे आप शांत नहीं रह सकते हो। आपको एक बार, और अगर ऐसी गंभीरता है तो आपको वहाँ पे विज़िट करने भी जाना चाहिए। हमारे यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट है नॉर्थ ईस्ट, जिसको आपको वोट अच्छे मिले हैं वहाँ से, नो डाउट आपको नॉर्थ ईस्ट से वोट अच्छे मिले, पर आपने उनके इम्पोर्टेंट इवेंट्स पे आप वहाँ पे विज़िट नहीं किए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको उस वक्त, रेसलर्स जो अनशन कर रहे थे, या कभी भी आपने उधर की चीज़ों को देखा नहीं है, पॉइंट आउट नहीं किया है, ना उनको कंसिडर किया है उनकी चीज़ों को, तो ये भी एक बड़ा रीज़न है। अगला रीज़न है मेरे हिसाब से, जो कि सबसे बड़ा रीज़न है, कि इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का एक अलग इम्पैक्ट है। आज के टाइम में सबके पास मोबाइल है, सबको सारी चीज़ें पता है, और जो अंधभक्त होंगे भी पहले, उनके भी माइंड सेट चेंज हो गए होंगे कि अरे हाँ पूरी दुनिया बोल रही है मोदी मोदी, तो मैं भी मोदी सपोर्टर। पर आपको पता ही नहीं है कि मोदी ऐसा कर क्या रहा है, क्या है क्या मोदी में ऐसा, क्यों हम मोदी मोदी कर रहे हैं, क्या है उसके में, ऐसे कौन सी अच्छाइयाँ हैं जो हम मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं, और क्या बुराइयाँ हैं दूसरे में, जस्ट बिकॉज कि वो अपना हल्ला गा रहा है कि हाँ मैं अच्छा नेता हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ। तो सोशल मीडिया आज के टाइम में बेवकूफ़ नहीं है। मोबाइल सबके पास है, सबको मोबाइल चलाना आता है, सबके पास वीडियोस आती हैं, और बैक टू बैक उनके पास इतनी इन्फॉर्मेटिव, आप जब भी इलेक्शन, जिस भी फेजेस, 7 फेजेस में इलेक्शंस हुए हैं, हर फेज़ के पहले एक से एक वीडियोस आई हैं कुछ लोगों की, जिन्होंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन, मैं ये नहीं कहूँगी उन्होंने बहुत ही करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की है, पर हाँ बहुत मेजर चीज़ों को उन्होंने पॉइंट आउट ज़रूर किया है, जो कि लोगों के दिमाग में भी गई हैं, और उनको लगा है कि हाँ ये चीज़ें तो नहीं हो रही हैं, हाँ ये चीज़ें नहीं हो रही हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, आप बहुत कोशिश करते हो कि हाँ ठीक है मैं ये मूवी रिलीज़ करवाता हूँ, मैं वो मूवी रिलीज़ करवाता हूँ, इससे हिंदू मुसलमान के बीच में मतभेद होगा, लड़ाइयाँ होंगी, ये होगा वो होगा, तो लोग आपस में लड़ेंगे, अगला ये कंट्री फिर हिंदू मुसलमान के लिए यहाँ पे लड़ाई होगी, अगली वॉर जो होगी। तो सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ें दिखती है कि हाँ वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, और लोग उसी राह पे चल रहे हैं। तो जो वो काम जो कर भी रहे होंगे, अगर जो सपोर्टर्स भी होंगे, उनको भी सोशल मीडिया से ही
मैं ये नहीं कहूँगी सोशल मीडिया पे जितनी इन्फॉर्मेशन आती है करेक्ट आती है, वो सोर्स पे आपके डिपेंड करता है, आप सोर्स कौन सा अडेप्ट करते हो। अगर आप आज के टाइम पे पूरे हमारे न्यूज़ चैनल्स बिके हुए हैं, अगर हम उन्हीं न्यूज़ चैनल्स को रेफ़र करेंगे तो हमें पता है वो न्यूज़ चैनल्स तो आपके खिलाफ़ कभी बोलेंगे ही नहीं, और हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो भी इतनी मैनिपुलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिसका कोई मतलब नहीं है। तो सोशल मीडिया का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहा है, जिसकी वजह से ये रीज़न है। फिर नेक्स्ट रीज़न हमारे हिसाब से भारत जोड़ो, उसका भी एक कहीं ना कहीं अच्छा इम्पैक्ट रहा है। लोगों ने मजाक उड़ाया, बहुत सारी चीज़ें करी, उड़ाने वाले बहुत सारी चीज़ें करते हैं, पर उसका भी काफ़ी अच्छा और पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है। तो ये थे कुछ रीज़न्स जिस वजह से बीजेपी नहीं उतने अच्छे वोट के साथ जीत पाई जैसा कि उसका पहले का सिनेरियो था। अब हम आते हैं कि यूपी में क्या इश्यूज़ रह गए, यूपी में कहाँ कमी पड़ गई, यूपी को क्यों इतना दोष दिया जा रहा है, कि यूपी को ये क्यों बोला जा रहा है यूपी सगा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो सबसे पहले कि यूपी वालों ने कभी ये चीज़, या सिर्फ स्पेसिफिकली आप यूपी वालों पे फोकस नहीं कर सकते, उन्होंने बोला था राम मंदिर बनवाने के लिए। ये हमारे पूरे देश की इच्छा थी, जितने भी हिंदू हैं उन सब की इच्छा थी, और जितने भी लोग हैं कि जो है वहाँ का वाकई में राम जी की वजह से अयोध्या जाना जाता है, तो रामलला की वहाँ पे मंदिर अच्छा बनना चाहिए, वहाँ वो टेंट में रहते तो उनका मंदिर बनना चाहिए। ये सिर्फ यूपी या अयोध्या वालों की डिमांड नहीं थी, ये पूरे भारत की डिमांड थी। ऑब्वियसली आप किसी से भी पूछेंगे, सब यही चाहते थे कि हाँ ये चीज़ हो। तो आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि अगर हमने किसी के लिए ये चीज़ कर दी तो हमें यहाँ से तो पूरे पूरे वोट मिलेंगे ही मिलेंगे, नहीं। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। मंदिर बना, सब कुछ अच्छा हुआ, और आपने बोल दिया हमने एयरपोर्ट्स बना दिया, हमने ये इंफ्रास्ट्रक्चर कर दिया, हमने पूरा हुलिया चेंज कर दिया, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर दिए, इसको प्रोवाइड कर दिए। वहाँ अयोध्या में एम्प्लॉयमेंट, जो जिनकी पहले से दुकानें थे अब उनकी बिक्री ज़्यादा होने लगी है, पर एम्प्लॉयमेंट नए लोगों को जो प्रोवाइड हुई हैं वो कम है। तब भी उनको, वहाँ के लोगों को आपने उधर के लोगों का घर तोड़ दिया, अपने राम मंदिर के चक्कर में आपने घर तोड़ दिया। आप कंपेंसेट कर दो उनको, कितना भी कंपेंसेट कर दो, पर वो उनके घर की वैल्यू के हिसाब के बराबर था ही नहीं। सबसे पहली चीज़ कि आप ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि हमने तो भैया यूपी को राम मंदिर दे दिया तो हमें तो यहाँ से, आपका सबसे पहला राम मंदिर पूरा बना भी नहीं था, तो आपने सोचा इलेक्शन के 6 महीने पहले ही हम राम मंदिर को खोलेंगे, उसका उद्घाटन करेंगे, 22 जनवरी को हम ये करेंगे, पूरा सोशल मीडिया पे दिखाएंगे ताकि लोग अफेक्ट हो। हाँ, करोड़ों लोगों ने लाइव होके देखा और सबको अच्छा लगा, नो डाउट, पर आपको यही चीज़ लगी कि लोगों को ये चीज़ अच्छी लग जाएगी कि लोग देखेंगे और फिर हमारी वाहवाही होगी और लोग हमें वोट दे देंगे। आपने बस वोट के लिए ये चीज़ करी है। तो ये लोग राम भक्त हैं, पर अंधभक्त नहीं है कि वो आपको राम भक्त होने के बाद भी आपको वोट दे दें। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको जो लगा कि हमारे लोग हो गए, हमने तो यूपी ख़रीद लिया है, योगी अच्छे यहाँ के वो हैं, हमारे फेस हैं, नो डाउट, पर योगी के इलेक्टेड मेंबर्स को भी जहाँ जहाँ से वो खड़े होना चाहते थे, उनके इलेक्टेड मेंबर्स, उनको खड़े नहीं होने दिया। ऐसे ऐसे लोगों को खड़ा किया गया है कुछ कुछ जगहों से, जैसे एक अजय हैं, वो खड़े हुए थे इलेक्शन में, उनका बेटा खड़ा हुआ, जिसके बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी थी जब फार्म एक्ट हो रहा था, तो उनके बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी थी फार्मर्स पे। कुछ जगह पे तो ऐसे क्रिमिनल्स को खड़ा कर दिया गया है, तो वो वहाँ के फेस है ही नहीं, जिस वजह से उन्होंने वहाँ को उद्धार ही नहीं किया, कुछ करा ही नहीं। तो लोग, वहाँ की लोग सिर्फ बीजेपी के नाम पर उनको कैसे वोट दे देगी, वोट मिलेंगे ही नहीं उधर। तो दूसरा इशू क्या है यूपी का, जो कि पेपर लीक, जो कि मेरे हिसाब से सबसे बड़ा इशू है। पेपर लीक, इलेक्शंस के पहले हमारे यहाँ पे पेपर्स हुए हैं यूपी में, पुलिस के, आरओ के, और भी पेपर्स हुए हैं, 3 पेपर्स हुए हैं, और यूपी पीसीएस के सबसे बड़ा है, यूपी पीसीएस स्टेट का, ये तीनों पेपर लीक हुए हैं। सबसे बड़ा, एक तो एग्ज़ाम्स, हमें भी पता है कि सरकारी एग्ज़ाम बहुत मुश्किल से हो रहे हैं और इलेक्शन के पहले ही होते हैं 4-5 साल में। अब हमें पता है कि इस साल एग्ज़ाम हुए, उसके बाद डायरेक्ट 5 साल या 4 साल बाद एग्ज़ाम होगा। उसके बाद
जब सरकार बनने आएगी तब एग्ज़ाम्स होंगे। बड़ी मुश्किल से ये एग्ज़ाम्स होते हैं, और पर उस एग्ज़ाम्स के भी पेपर लीक हो जाएं तो इसमें धांधलीबाजी में कौन इन्वॉल्व है? आप ही के लोग इन्वॉल्व हैं। यूपी के कुछ कुछ ऐसे वैकेंसीज़ ही नहीं निकल रही हैं, चाहे हम वो कहीं भी ले लें, कॉलेज ले लें, स्कूल्स ले लें, यूपी में वैकेंसीज़ ही नहीं आ रही हैं, और आ भी रही हैं तो फॉर्म भर के उसके 5 साल हो गए हैं, कुछ कुछ ऐसे फॉर्म्स भरे गए हैं जिनके अभी 5 साल कंप्लीट हो गए हैं, पर वहाँ के एग्ज़ाम्स ही नहीं करवाए गए हैं। तो